पश्चिम बंगाल के अंदर चुनावी सियासत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जहां एक तरफ चुनाव हारी है लेकिन फिर भी सीएम पद की शपथ ली है, वो विधान परिषद के गठन की मांग कर रही है। विधान परिषद क्या होती है, आज वीडियो में इस पे चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजीत सिंह और सक्सेस पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आंध्र प्रदेश जहां एक तरफ ये कह रहा है कि विधान परिषद को खत्म करे, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल ये कह रहा है कि विधान परिषद का गठन करिए। आखिर विधान परिषद क्या होती है, क्या इससे फायदे हैं, क्या इसके नुकसान भी है, कैसे इसके जो अंदर सदस्य आते हैं उनको चुना जाता है, आज वीडियो में इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। और पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई बात है तो थोड़ी बहुत पश्चिम बंगाल की भी बात कर लेंगे। तो देखिए, कुछ पॉइंट्स है जिनके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो इस प्रकार है। जो पहला पॉइंट है, बंगाल से जुड़े कुछ तथ्य और संक्षिप्त इतिहास इसलिए कुछ फैक्ट बंगाल से जुड़े हुए, जैसे कि बंगाल की जो पॉपुलेशन है उसके बारे में, इसके अलावा बंगाल के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं उनके बारे में, और दूसरी चीज बंगाल का शॉर्ट हिस्ट्री इसलिए जो मैं अभी इंडिपेंडेंस की बात करूं और नॉर्मल सी हिस्ट्री जानेंगे, ताकि ये जो मामला है ये भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाए और बंगाल आखिर क्यों इसकी मांग कर रहा है इसके बारे में पता लगे। दूसरा, विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे हम कहते हैं, एमएलए चुने जाते हैं आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, विधानसभा के अंदर, और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है भारत के 6 राज्यों में है। और ये क्या होती है, इसका कैसे गठन किया जाता है, और इसके अलावा इसके अंदर जो सदस्य आते हैं उनका क्या कार्य होता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर बात करेंगे विधान परिषद के एडवांटेजेस, मतलब अगर विधान परिषद का गठन किया जा रहा है राज्य में तो उसके फायदे क्या है, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में पढ़ेंगे विधान परिषद के डिसएडवांटेजेस, मतलब गठन करने के बाद में विधान परिषद के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। हर चीज के अपने प्रोज होते हैं, अपने कॉन्स होते हैं, दोनों चीजें हमें पढ़नी चाहिए और दोनों चीजों के ऊपर नजर रहनी चाहिए। ये भी डिस्कस करेंगे कि पश्चिम बंगाल क्यों मांग कर रहा है जबकि आंध्र प्रदेश इसको हटाने की बात कर रहा है। जब आप लास्ट पॉइंट पे आएंगे तो सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी, एकदम मिरर की तरह। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है हमारा, बंगाल से जुड़े कुछ तथ्य व संक्षिप्त इतिहास। देखिए, पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं, ये जो नाम है बंगाल, ये नाम कहा जाता है कि बंग नाम से आया। बंग एक द्रविडियन ट्राइब थी, द्रविडियन जो एक जनजाति थी उसी की उप जनजाति थी बंग। दो थियरियां चलती है, एक थियरी कहती है कि बंग नाम से बंगाल आया, दूसरी कहती है कि वंग नाम का आपके वंशज था बंगाल के अंदर, वो वंश जो था उसी वंश से आपके नाम आया बंगाल। तो एक दो नाम है, नाम के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेंगे। देखिए, एक तो बंग नाम की जनजाति थी, उससे कहते हैं ये नाम आया, और एक और कहते हैं कि इसी वंग नाम का आपके एक वंश था बंगाल के ऊपर जिसने राज किया था, इसी से बंगाल नाम पड़ा था। और बंगाल क्षेत्र जो है हमारे पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है, बांग्लादेश वगैरह सारे बंगाल के अंदर ही आते थे। फिर इसका विभाजन हुआ तो 1905 में, उससे बांग्लादेश अलग हो गया था और भारत में पश्चिम बंगाल आ गया था। इसीलिए भारत वाले क्षेत्र को पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल कौन सा, बांग्लादेश हो गया था। तो इसके अलावा पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी आप सभी को पता है कलकत्ता, अभी वर्तमान में इसकी क्या है, राजधानी है। पश्चिम बंगाल हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ पे प्राचीन समय से लेके और अंग्रेज आए थे तब तक अंग्रेजों ने भी पहले कब्जा बंगाल पे ही किया था, ज्यादातर ट्रेड वगैरह सब बंगाल से होते थे। लेकिन आज की स्थिति बंगाल की थोड़ी खराब है, गरीबी ज्यादा है बंगाल के अंदर और हंगर इंडेक्स वगैरह में बंगाल बहुत पीछे पिछड़ा हुआ है। इसके अलावा बोलूं मैं पश्चिम बंगाल के भी वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो जगदीप धानकर जो है वो आपके यहाँ के वर्तमान में गवर्नर है। और जगदीप धानकर साहब जो आपके राजस्थान से आते हैं, जगदीप धानकर जो है यहाँ के गवर्नर है। फिर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के अंदर करीब 23 डिस्ट्रिक्ट्स आ जाती है, 23 डिस्ट्रिक्ट्स पश्चिम बंगाल के अंदर टोटल है। और इन 23 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट थोड़ी सी अलग है। भारत के संविधान का जो 6ठी अनुसूची है उसके तहत जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, स्वायत्त जिले बनाए गए हैं, उनमें से एक आपके पश्चिम बंगाल के अंदर है। इस मैप में आप अगर यहाँ पे देखोगे, दार्जिलिंग का क्षेत्र है और इसके आसपास का ये जो एरिया है, इनको आपके जीटीए कहते हैं। जीटीए का मतलब क्या हो गया, गोरखालैंड। गोरखालैंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, गोरखालैंड टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। टेरिटरी का मतलब हो गया आपके क्षेत्र, गोरखालैंड यानी गोरखों की जमीन, और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब यहाँ पे प्रशासन, यानी कि यहाँ पे जो प्रशासन होता है इस क्षेत्र के अंदर, ये एक अलग से स्वायत्त पूरा डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। किनको, गोरखों को। दरअसल क्या हुआ था कि जब पश्चिम बंगाल बना था तब आपके गोरखा जो थे वो भी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के अंदर रहते थे, और इन लोगों का हमेशा से कहना है कि दार्जिलिंग जो है वो कभी भी पश्चिम बंगाल का हिस्सा नहीं रहा है। ना हमारी संस्कृति पूरे बंगाल के से मैच होती है, ना हमारी भाषा मैच होती है। इसीलिए ये मांग उठी थी कि गोरखों के लिए अलग से राज्य बनाया जाए। ये भी मांग अभी उठ रही है, अलग अलग पार्टीज वादा भी कर रही है बंगाल के अंदर। चुनाव के अंदर जब चुनाव हुए थे तब वादा भी किया था कि पूरे गोरखे जो है उनको अलग से एक राज्य दिया जाएगा।
तो ये गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन की मांग तो 1980 के आसपास उठी थी और फिर धीरे धीरे करते करते इनको बनाया गया था 2012 में, करीब करीब 14 मार्च 2012 को इसका गठन कर दिया गया था। और ये एक स्वायत्त डिस्ट्रिक्ट है। स्वायत्त डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये हो गया कि यहाँ के रक्षा के मामले, संचार के मामले, ये तो सारे कौन सरकार देखेगी, आपकी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार, लेकिन इसके आंतरिक मामले जो है उसमें ये कुछ रूप से इनको स्वायत्तता दी जाती है, जिसके तहत ये जो अपनी जनजातियां हैं या अपनी जो ये गोरखा लोग हैं इनके लिए अलग से नियम बना सकते हैं, लोकल लेवल पे कोई भी टैक्स वगैरह लागू कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कर सकती थे। और ये जीटीए जो है ये आपके संविधान की 6ठी अनुसूची जो है 6th शेड्यूल उसके अंदर आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर सिर्फ एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है और वो है जीटीए। इसके अलावा बात करूं कि यहाँ पे जनसंख्या की बात करें तो देश के अंदर चौथा स्थान है पश्चिम बंगाल का। जनसंख्या के मामले में पश्चिम बंगाल बहुत आगे है। वैसे 8-10 करोड़ के आसपास यहाँ की जनसंख्या है। सबसे पहले नंबर 1 पे तो यूपी ही है। फिर अगर बात करें कि इन जिलों के अंदर कितने लोग चुने जाते हैं और क्या क्या इसके गठन की आगे प्रक्रिया रहती है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये तो थोड़ी पश्चिम बंगाल की बात हो गई। फिर एक चीज और इसके ऊपर साथ में आती है कि 1937 के अंदर पश्चिम बंगाल में आपके विधान परिषद और विधानसभा दोनों का गठन कर लिया गया था। विधान परिषद का भी गठन हो गया था, विधानसभा का भी गठन हो गया था 1937 के अंदर। इससे पहले एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी आया था। उसके तहत क्या किया था, आपके ये डायरकी वगैरह लाई गई थी और पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा और साथ साथ में विधान परिषद का भी गठन कर लिया गया था 1937 में। पश्चिम बंगाल के पॉलिटिकल इतिहास की बात करें तो थोड़ा निराला इतिहास रहा है इसका। स्टार्ट में कांग्रेस ने रूल किया कुछ सालों तक, लेकिन बाद में कम्युनिस्ट पार्टीज ने इसके ऊपर रूल किया और कम्युनिस्ट पार्टी करीब 1977 से लेकर 2011 तक पश्चिम बंगाल के अंदर लगातार बनी हुई थी। बहुत लंबा रूल किया था इन्होंने। बात करें कम्युनिस्ट पार्टीज की, जो सीपीआई पार्टी है यहाँ की, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है इन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर 1977 से लेकर 2011 जब तक ममता बनर्जी यहाँ पे आपके क्या बनी थी मुख्यमंत्री बनी थी, तब तक आपके सीपीआई के पार्टी ने रूल किया था। और ये अपने आप में एक बेहतरीन उदाहरण है कि एक साम्यवादी पार्टी को लोकतंत्र तरीके से चुना गया है। एक साम्यवादी पार्टी है और इसको किस तरीके से चुना गया है, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेटिक प्रोसेस से इलेक्ट करके साम्यवादी पार्टी ने इतने लंबे समय तक यहाँ पे रूल किया। ये अपने आप में एक बहुत अलग ही उदाहरण है यहाँ का। हालांकि इनके रूल के समय में भी कई सारी चीजें देखने को मिलती है। पश्चिम बंगाल लगातार जो है आपके इंडेक्स कई सारे, जैसे इंडस्ट्रीज के इंडेक्स हो गए, ट्रेड के हो गए, जो पिछले प्राचीन जमाने में या अंग्रेजों तक बहुत बेहतरीन हुआ करते थे, धीरे धीरे पूरे पश्चिम बंगाल में इन सब चीजों में डिक्लाइन आने लगा। और आज के समय में हम देखते हैं गरीबी वगैरह बहुत ज्यादा पश्चिम बंगाल के अंदर। फिर पश्चिम बंगाल में जो आपके विधानसभा और विधान परिषद के गठन किए गए थे 1937 के अंदर, इसमें से आपके विधान परिषद जो थी इसको हटा दिया गया था 1969 के अंदर। देखिए 1969 के अंदर यूनाइटेड फ्रंट की आपकी गवर्नमेंट थी और उनके अंदर कई सारे कोएलिशन बने हुए थे, गठबंधन की सरकार थी और इन्होंने विधान परिषद के अंदर कोई ज्यादा बेनिफिट देखे नहीं, ज्यादा खर्चे हो रहे थे और इन सब के चलते हुए कम्युनिस्ट पार्टी की भी सरकार थी, ज्यादातर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे उस समय। और ये लोग कहते थे कि ये एक एलिट हाउस है। एलिट हाउस का मतलब है कि यहाँ पे आपके साइंटिस्ट हो गए, बड़े बड़े कलाकार हो गए, उनको आप लेते हो करते हो और इससे क्या होता है, फालतू का वैन होता है और आम जनता के ऊपर इसका बोझ बढ़ता जाता है क्योंकि स्टेट बजट के ऊपर इसका बोझ बढ़ता है। तो इन्होंने 1969 में पश्चिम बंगाल के अंदर जो आपके है वेस्ट बंगाल में ये आपके जो विधान परिषद थी इसको खारिज कर दिया था, इसको खत्म कर दिया था। अब वापस बंगाल के अंदर मांग उठ रही है, ममता बनर्जी जी ये कह रही है कि आपके पश्चिम बंगाल के अंदर विधान परिषद बनाई जाए। अब बात करते हैं विधान परिषद खुद क्या है, कैसे इसको बनाया जाता है और इसके अलग क्या क्या चीजें होती है। देखिए विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के अनुच्छेद और गठन की बात करते हैं तो सीधी सी बात है, आ जाते हैं हमारे राज्यों के ऊपर कौन से अनुच्छेद काम करते हैं उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए भारत की बात करूं मैं अगर, तो भारत के अंदर टोटल 28 राज्य है। 28 राज्यों के अंदर आपके 22 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके विधानसभा है, सिर्फ विधानसभा काम करती है और 6 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर आपके विधान परिषद प्लस विधानसभा दोनों है, यानी विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। 6 राज्य कौन से हैं, तो एक तो आपके आंध्र प्रदेश आ जाता है, आंध्र प्रदेश। एक दूसरा राज्य आपके आ जाता है तेलंगाना, तेलंगाना में भी यही सीन है, आपके दोनों हैं कौन से, विधान परिषद भी और विधानसभा भी है। फिर आपके आ जाता है कर्नाटका, कर्नाटका में भी यही सीन है, दोनों चीजें आ जाती है। फिर एक आ जाता है आपके बिहार, बिहार में भी ये दोनों हाउस है। इसके अलावा आ जाता है आपके महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कहानी बड़ी अजीब थी। महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे सीएम बने थे तो ये ममता बनर्जी वाले ये हाल थे। उद्धव ठाकरे जब सीएम बने थे वहां पे तो
वो आपके किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन सीएम बनने के लिए आपके सदन का सदस्य बनना पड़ता है, फिर विधान परिषद के तहत उनको वहां सदस्य बना के और सीएम बनाया गया था। इसकी बात भी आगे आ जाएगी, जब विधान परिषद पूरी पढ़ लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, कर्नाटका, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश इसके अंदर आ जाते हैं। ये 6 ऐसे राज्य हैं भारत के जहां पे आपके विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। और इससे पहले आपके जम्मू कश्मीर के अंदर भी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को आपको पता है यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और इसके अंदर ये विधान परिषद, विधानसभा वगैरह सब खत्म कर दी गई है। अभी ये जम्मू कश्मीर आपके यूटी है। और आंध्र प्रदेश ने पिछले साल ये कहा था कि हमारे यहाँ विधान परिषद चल रही है, इसको खत्म करो। क्यों कहा था ये अभी जब हम डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस पढ़ेंगे तो उसमें सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है। तो देखिए, संविधान जो हमारा है उसके अंदर जो 168 आर्टिकल है, अनुच्छेद 168, ये क्या कहता है? ये कहता है कि हर राज्य के अंदर एक विधानसभा होनी चाहिए। ये तो आपके मस्ट है, मतलब विधानसभा होगी तभी राज्य के अंदर चुनाव होंगे और तभी मुख्यमंत्री बनेगा, वरना तो कैसे होगा। और इन्होंने ये कहा कि राज्य चाहे तो विधानसभा भी कर सकता है और विधान परिषद का भी गठन उसके साथ साथ में कर सकता है। विधान परिषद का गठन भी कर सकता है राज्य, और अगर पहले से विधान परिषद है वहां पे तो विधान परिषद को हटा भी सकता है। ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन राज्य अकेला इसको नहीं हटा सकता, संसद की भी मंजूरी जरूरी है। तो ये तो आर्टिकल ये कहता है कि विधानसभा तो जरूरी है, लेकिन चाहे तो विधानसभा के साथ विधान परिषद भी हो सकती है। ठीक है, फिर 169 आर्टिकल आता है। देखिए 169 आर्टिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल क्या कहता है? 169 आर्टिकल ये बात करता है, अगर किसी राज्य को विधान परिषद बनानी है या उसको हटानी है, प्रोसेस सेम रहेगा, तो वो राज्य क्या करेगा। जैसे मैं वेस्ट बंगाल की बात कर लेता हूं कि वेस्ट बंगाल ने आपके क्या किया, पर सब आपके गठन करना है इनको विधान परिषद का। तो इस विधान परिषद के गठन के लिए ये लोग आपके एक प्रस्ताव पारित करेंगे अपनी विधानसभा के अंदर, क्योंकि विधान परिषद तो है नहीं, तो विधानसभा के अंदर ये प्रस्ताव पारित करेंगे। और अगर इस प्रस्ताव को विधानसभा के अंदर 2/3, ये कैसा 2/3 मत होते हैं, आपके विशेष बहुमत होती है, ये आपके विशेष बहुमत होती है, और स्पेशल मेजॉरिटी से अगर आपके इसको मंजूरी दे दी जाती है, यहां से प्रस्ताव पारित हो जाता है, मतलब राज्य को कोई आपत्ति नहीं है, अब यहां पे विधान परिषद बन सकती है। लेकिन यहां से मंजूरी मिलने के बाद संसद से मंजूरी लेनी जरूरी है। यहां के बाद में ये प्रस्ताव वापस आपके जाता है भारतीय संसद के अंदर, और भारत की जो संसद है उसको आपके इसको पारित करना पड़ता है 1/3 मेजोरिटी से, यानी कि आपके 1/3 नहीं 1/2 मेजोरिटी से पारित करना पड़ता है इसको। यानी कि ये आपके कैसा विशेष बहुमत नहीं है, बल्कि आम बहुमत है। यानी कि आपके ये आपके ऑर्डिनरी मेजोरिटी है और वो आपकी कैसी स्पेशल मेजोरिटी है। तो संसद आपके इसको आम बहुमत से, यानी कि जितने लोग वहां प्रेजेंट है उसमें से आधे लोग भी अगर बोल देते हैं कि हाँ गठन किया जाना चाहिए, वोटिंग कर देते हैं, तो फिर इसके बारे में ये प्रस्ताव स्टेट से पारित हो गया, फिर संसद से पारित हो गया, फिर जाएगा ये प्रस्ताव सीधा राष्ट्रपति के पास में, और राष्ट्रपति जी जब इसके ऊपर सिग्नेचर कर देंगे तो फिर वो राज्य अपने अंदर विधान परिषद का गठन कर सकता है। लेकिन एक विशेष बात याद रखिएगा, एक विशेष बात इसके साथ में, कि इन सभी प्रक्रिया के अंदर हमारे संविधान के अंदर कोई भी संशोधन नहीं होता है। ये बात याद रखना, विधान परिषद का गठन करने का मतलब ये नहीं है कि आप संविधान के अंदर कोई संशोधन करेंगे। 368 आर्टिकल के तहत संविधान में संशोधन होता है और इसका गठन करना, इसमें संविधान में कहीं पे भी कोई संशोधन नहीं होगा, विधान परिषद का गठन जरूर हो सकता है। तो यहाँ पे हमने बात की विधान परिषद में पहले राज्य पारित करेगा उसको, फिर राज्य से पारित होता हुआ संसद में जाएगा, संसद के बाद में राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर करेगा और फिर वो राज्य अपने यहाँ पे विधान परिषद बना सकता है, लेकिन संविधान का संशोधन इसमें कहीं पे भी नहीं होगा। अब बात करते हैं कि इसको बनाने के बाद में कि यहाँ के इसके अंदर जो लोग आएंगे वो कहां से आएंगे, वो कौन से लोग होंगे जो इसके अंदर आएंगे। तो देखिए 169 के बाद में आर्टिकल आ जाता है 170, और 170 आर्टिकल तो बात करता है विधानसभा के गठन की। जो विधानसभा है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके गठन की, उसके बारे में आपको पता है, क्योंकि वहाँ हम वोटिंग करते हैं, फिर एमएलए चुने जाते हैं और एमएलए फिर आपके विधानसभा के अंदर जाते हैं, वहाँ से मुख्यमंत्री को चुना जाता है। ये नॉर्मल सी प्रोसेस है, विधानसभा के बारे में नहीं, हम डिस्कशन कर रहे हैं विधान परिषद की। तो आर्टिकल 177 बात करता है कि विधान परिषद का गठन कैसे किया जाएगा। अब देखिए इसके गठन में एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, अगले वाली कई परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है ये फॉर्मूला, और पिछली कई परीक्षाओं में पूछा भी गया था, क्योंकि ये एक आपके यूनिक कॉन्सेप्ट है, देश के अंदर 5 से 6 राज्यों के अंदर ही है, और अभी वर्तमान में आपके करंट में ये टॉपिक बना हुआ है, तो ये चीजें पूछ सकते हैं। तो विधान परिषद का गठन कैसे होगा, तो देखिए ऐसा है कि एक फॉर्मूला चलता है, उस फॉर्मूला को आपको कहते हैं, एक तो 1/3 हो गया यहाँ पे, फिर वापस 1/3 हो गया, फिर वापस 1/6 हो गया, फिर 1/12 हो गया, और फिर लास्ट में एक और हो जाता है 1/12। ये फॉर्मूला है। अब जितने भी सदस्य आएंगे उनको इस तरीके से बांट दिया जाएगा और सबके इलेक्शन अलग अलग से करवाए जाएंगे।
कैसे करवाए जाएंगे? तो देखिए, इन्होंने ये कहा है कि एक विधान परिषद के अंदर ज्यादा से ज्यादा मेंबर कितने हो सकते हैं। तो इन्होंने ये कहा विधानसभा के 1/3 लोग जितने भी होंगे। देखिए, विधानसभा के अंदर मान लीजिए जैसे कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा, उसके अंदर 294 सीटें हैं, 295 सीटें हैं, एक एंग्लो इंडियन की है, 294 पे इलेक्शन होते हैं। तो 295 सीट से तो उसका 1/3 हिस्सा लगभग आपके कितना 100 के आसपास होता है। तो ज्यादा से ज्यादा आपके कितने हो सकते हैं? आपके अधिक से अधिक तो हो सकते हैं 100 के आसपास, यानी 1/3 उस राज्य की विधानसभा का। और कम से कम सदस्य 40 होने जरूरी है, कम से कम 40 सदस्य होने ही चाहिए, और अधिक से अधिक 1/3 किसके? विधानसभा के सदस्यों के। तो ये तो यहाँ के आंकड़ा होना चाहिए। और अब इनको किसमें? इस पूरे भाग में बांट दिया जाता है और फिर इनके करवाए जाते हैं अलग से इलेक्शन। अब इनके अंदर मान लो आपके अगर 100 लोग हैं यहाँ पे और विधानसभा को, विधान परिषद का गठन करते हैं वो 100 लोग, तो उनमें से 1/3 लोगों का जो इलेक्शन होगा वो इलेक्शन के अंदर वोट कौन करेगा? तो ग्राम पंचायतें जो है वो वोट करेंगी इसके अंदर, ग्राम पंचायतें, और साथ साथ में म्युनिसिपैलिटी जो है वो आपके इसके अंदर वोट करेगी 1/3 लोगों के लिए। फिर इन 1/3 लोगों का गठन कौन करेगा? तो आपकी विधानसभा, जो भी उस राज्य की विधानसभा के एमएलए होंगे वो एमएलए आपके वोट डालेंगे और 1/3 सदस्यों को चुनाव ये करेंगे। फिर 1/6 जो होंगे उनको कौन चुनेगा? तो इसका जो राज्यपाल होगा राज्य का, वो राज्यपाल इनको नियुक्त करेगा। और वो कैसे लोगों को नियुक्त करेगा? तो लगभग प्रेफरेंस ये दी जाती है ऐसा व्यक्ति जो कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा हो, इसके अलावा ऐसा व्यक्ति जो आपके सांस्कृतिक, जिसका कोई महत्व हो या उसके रूप में उन्होंने कोई कार्य किया हो, या ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके वैज्ञानिक हो, साइंस की फील्ड में कार्य किया हो, ऐसी कोई फील्ड में उन्होंने अपना किसी का अमूल्य योगदान दिया हो राज्य के लिए, तो राष्ट्रपति जो है उस व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है विधान परिषद के अंदर। अब यहां पे अगर बात करें ममता बनर्जी की, तो आपको एक बात बताता हूं, ममता बनर्जी की ऐसी कई सारी पेंटिंग्स बनाई हुई है अच्छी अच्छी, जो आपके न्यूयॉर्क के अंदर बिकती है। ममता बनर्जी की न्यूयॉर्क के अंदर एक एग्जीबिशन भी लगे हुए कई बार, और उनकी पेंटिंग लाखों करोड़ों रुपए में बिकी है। तो वो नो डाउट टैलेंटेड तो है ही, तभी मुख्यमंत्री बनी हुई है वो वहां पे, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को हरा के वहां पे, इतनी बड़ी पार्टी थी, इतने टाइम तक रूल किया था, फिर भी वो वहां पे अभी बनी हुई है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात भी है। हालांकि अभी इनको मांग क्यों कर रहे हैं उसकी भी बात करते हैं। फिर एक बार जो 12 सदस्य होंगे उनको कौन चुनेगा? तो उस राज्य के अंदर जितने भी लोग जिन्होंने स्नातक कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, वो आपके इस चुनाव के अंदर हिस्सा लेंगे, और 1/12 लोगों को तो वो चुनेंगे। और फिर आपके जो 1/12 लोग लास्ट में बचे हुए वो इस राज्य के जो शिक्षक होंगे, वो भी कौन से? हायर सेकेंडरी स्कूल्स होती है उच्च लेवल की, 10वीं से ऊपर 12वीं की, वो शिक्षक आपके चुनाव करेंगे 1/12 लोगों को। तो देखिए कितने कॉम्प्लिकेटेड है पूरा प्रोसेस। 1/3 ग्राम पंचायत है, 1/3 आपके विधानसभा एमएलए चुनेंगे, 1/6 राज्यपाल चुनेंगे, 1/12 स्नातक चुनेंगे, इसके अलावा शिक्षक है 1/12 वो चुनेंगे। तो इस टाइप से लोग चुन के और पूरी की पूरी विधान परिषद बनाई जाती है। बात करें इनका कार्यकाल कितना होता है, तो वो आगे आर्टिकल में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल सा मैं बता देता हूँ कि 6 वर्ष का इनका पूरा कार्यकाल होता है, और जिसमें आपके हर 1/3 सदस्य हर 2 साल के अंदर, हर 2 वर्ष के अंदर बदलते रहते हैं। 1/3 वर्ष, और इस हाउस को जो है डिसोल्यूट नहीं किया जा सकता, यानी कि आपके 6 वर्ष इनकी पूरी आपके अवधि जो भी बनेगा वो 6 साल तक अंदर रहेगा उस हाउस के अंदर, और हर 2 साल में आपके 1/3 सदस्य उसके अंदर चेंज होते रहेंगे। तो ये आर्टिकल 171 आपको इसको याद रखना, कैसे इनके लोग आएंगे ये याद रखना, इनका टाइम पीरियड क्या होता है ये याद रखना, और कौन से आर्टिकल के तहत इसको बनाया जाता है, हमने इन चीजों के ऊपर भी डिस्कशन कर लिया है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर कि अब इसको बनाने के फायदे क्या है। हमने बनाने को तो आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर आपके विधान परिषद बना ली, लेकिन इसके फायदे क्या क्या है? तो देखिए सबसे पहला फायदा आता है चेक्स एंड बैलेंस का। जैसे कि आपके राज्यसभा है वो कैसे काम करती है कि मान लो लोकसभा ने कभी कोई बिल बनाया और बिल बहुत कंट्रोवर्शियल लगा अगर राज्यसभा को कि ये बिल सही नहीं है, तो वो उसको रोक सकती है, उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंस का काम कर सकती है, कि उसको बैलेंस कर सकती है, उनको ये सुझाव दे सकती है कि आपने ये जो प्रावधान किए हैं इन बिल के अंदर ये गलत है, इनको हटाइए, हमें ये सही नहीं लगे हैं। तो इस टाइप का चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम एक बन जाता है। विधानसभा का कोई भी काम होगा या कोई बिल होगा, अगर इनको सही नहीं लगा परिषद के अंदर, तो उसको एक बार के लिए रोका जा सकता है। तो एक चेक एंड बैलेंस की चीज बन जाती है, जैसे कि आपके प्रतिपक्ष वाले जो नेता होते हैं वो करते हैं, उस टाइप से कुछ कुछ ये काम करती है। इसके अलावा आपके देखा जाए तो इसके अंदर आर्टिजन, साइंटिस्ट, इस टाइप के इंटेलेक्चुअल लोग, बौद्धिक लोग जो होते हैं, ये जो हम जिन्हें कहते हैं इंटेलेक्चुअल लोग, ये इंटेलेक्चुअल लोग भी होते हैं इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं विधानमंडल के अंदर अगर इंटेलेक्चुअल लोग हैं तो नीति निर्माण में भी फायदे मिलते हैं।
इन लोगों की राय ली जाए वगैरह, तो इसमें भी हमें बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि के कस्तूरी रंगन समिति थी हमारे यहाँ पे, हालांकि वो विधान परिषद का मामला, उससे कोई लेना देना, लेकिन के कस्तूरी रंगन साहब की अध्यक्षता में समिति बनाई गई, तो उन्होंने हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी। उस पॉलिसी में आपने देखा होगा कई सारी स्किल के ऊपर ज्यादा बात की गई है। उन्होंने ये कहा कि जो रटूमल चीजें, कॉन्सेप्ट वगैरह चलते हैं, इनको खत्म किया जाए और लोगों को स्किल लोगों में बढ़ाई जाए। तो इस टाइप से अगर साइंटिस्ट है, आर्टिजन्स है, ये सब इसके अंदर हिस्सा लेते हैं तो नो डाउट सोसाइटी को भी बेनिफिट होंगे इसके अंदर, और कहीं ना कहीं विधानमंडल में उनको सदस्यता भी मिलती है। वो हो सकता है वो चुनाव वगैरह बेचारे ना लड़ पाए, और चुनाव न लड़ने के बावजूद भी वो आपके राजनीति का या विधानमंडल का हिस्सा बन सकते हैं। विधानमंडल मतलब विधान परिषद और विधानसभा को मिला के विधानमंडल कहेंगे अपन, तो विधानमंडल का हिस्सा बन सकते हैं। वो विधान परिषद जो आपके विधानसभा के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस वाला सीन बना सकती है। तो ये कुछ इसके फायदे हैं एक दो। इसके अलावा बात करें डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, तो डिसएडवांटेजेस के अंदर सारी आंध्र प्रदेश वगैरह की सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला डिसएडवांटेजेस यही है कि डिले इन प्रोसेस। मान लो कोई बिल आपके पारित कर दिया किसने, विधानसभा ने, और वो बिल कंट्रोवर्शियल बिल है और आगे विधान परिषद उस बिल को भेज ही नहीं रही है। मनी बिल की बात नहीं कर रहा मैं, फाइनेंस का बिल वगैरह उसके ऊपर तो राज्यसभा का भी बस नहीं चलता, तो इनके ऊपर राज्यसभा से कम पावर है इनके पास में। लेकिन जो डिले प्रोसेस के अंदर हो सकता है, उससे आपके समय अधिक खर्च होगा। कोई भी योजना लानी होगी अगर सरकार को, और इसके अंदर अगर ये लोग डिले कर देते हैं तो इसके अंदर अधिक से अधिक समय लग सकता है इस प्रोसेस को करने के लिए। तो ये आपके ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी चीजें हो जाती है कई बार के, ये बिल्स को रोकना करना, और हर बार कई बार ऐसा होता है कि सरकार के किसी कार्य में कई बार तो बार बार दखलंदाजी कर दी जाती है। तो इससे अपना जो उनकी सरकार की फंक्शनिंग होगी वो स्मूथ नहीं होगी, कहीं ना कहीं उनके बीच में हिंड्रेंस कह सकते हैं, या फिर एक अटकाव जरूर आएगा प्रोसेस में, डिले, क्योंकि विधान परिषद उस बिल को रोक के बैठ जाएगी। सबसे बड़ा कारण तो क्या है, आपके बर्डन ऑन स्टेट बजट। स्टेट का, राज्यों का जो बजट होता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है विधान परिषद। क्यों है बर्डन विधान परिषद, तो देखिए क्या है, इस विधान परिषद के अंदर लोग हैं उनको सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, सैलरी के साथ में उनको कई प्रकार के अलाउंसेस दिए जाते हैं, क्योंकि मेंबर जो होता है एमएलसी कहते हैं उसके मेंबर को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अलाउंसेस दिए जाते हैं, सैलरीज दी जाती है, इनको रहने के लिए घर प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा बात करें और भी कई सारी चीजें इनको बेनिफिट दी जाती है। फिर अगर बात करें हम कि इनके अलावा इनके क्वार्टर्स वगैरह ये दिए जाते हैं, उनमें पैसा खर्च, ये जो सदन पूरा चलता है, जब भी ये सदन बैठेगा करेगा, जब भी ये सारी चीजें होंगी तो सदन का भी तो अपना एक पूरा खर्च होगा, उस खर्च का वापस वहन करना। तो ये सैलरीज, घर, सदन, इनके खर्चे, ये सारे स्टेट बजट के ऊपर एक बर्डन है, जबकि एक राज्य विधान परिषद के बिना तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा विधान परिषद नहीं बनानी चाहिए, खराब है, लेकिन चल सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे राजस्थान है हमारा, वहां पे विधान परिषद कहाँ चल रही है। अच्छा, राजस्थान में भी मांग उठाई थी 2012 के अंदर कि विधान परिषद का गठन किया जाए। ये लोग मांग क्यों उठा रहे हैं, इसकी भी बात इसके अंदर हो जाएगी। तो ये सारे खर्च है वगैरह है, अलाउंसेस है, इन सभी चीजों के चलते हुए आपके आंध्र प्रदेश ने ये कहा है कि ये प्रोसेस में डिले कराती है। इसके अलावा पैसे इनके ऊपर अलग से खर्च करने पड़ते हैं, इनके चुनाव करवाने के ऊपर भी बहुत सारा पैसा या धन खर्च होता है। तो इससे बेहतर है हम इसको खत्म ही क्यों ना कर दे। आंध्र प्रदेश ने ये कि इससे बेहतर है इसको खत्म ही क्यों ना कर दे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के और भी 2-3 रीजन है, इसको खत्म ही क्यों ना कर दे, आंध्र प्रदेश ने ये भी कहा है। तो इसके लिए जैसे बजट के ऊपर भार है, कई सारे प्रोसेस के अंदर डिले हो जाती है, इसके लिए आंध्र प्रदेश ने ये कहा है कि इसको खत्म किया जाए। फिर ममता बनर्जी इसके लिए क्यों काम कर रही है, तो पाक लीडर्स हु हैव नॉट बीन एबल टू विन एन इलेक्शन। पाक का मतलब है उन लीडर्स को है, ऐसे जो लोग जो विधानसभा के अंदर चुनाव लड़े हैं और हार गए हैं, अब उनको वापस मुख्यमंत्री पद के ऊपर बना रहना है और विधानमंडल का सदस्य अगर बनना है तो वो वापस इलेक्शन लड़के इसके अंदर आए। इससे बेहतर वो सोचते हैं कि अगर विधान परिषद हो तो सीधी सी बात है, या तो राज्यपाल से नियुक्ति ले लो, या फिर आपके क्या कर लो कि जैसे कि आपके विधानसभा के लोग हैं वही उनको चुन रहे हैं 1/3 लोगों को, तो विधानसभा के अंदर उन्हीं की पार्टी होगी तो वही लोग उनको चुन लेंगे। जैसे ममता बनर्जी की पार्टी है, अगर मैं बात करूं कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है पूरे उसके अंदर आपके विधानसभा के अंदर टोटल 295 सीट्स है और 294 के अंदर आपके इलेक्शन हुए हैं, और एक सीट जो है एंग्लो इंडियन के लिए होती है। 294 जो सीट्स के ऊपर इलेक्शन हुए, इसमें से 213 सीटें आपके जीती है कौन, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस जीती। 213 सीटें मतलब एक 212 सीट जीती है, एक आपके गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की है, जो अभी मैंने जीटीए की बात की थी, उनकी पार्टी की एक सीट है, तो वो भी इनके साथ में ही है वैसे। तो ये एक तो 213 सीटें जो आपकी टीएमसी ने जीती है, लगभग 77 सीट्स जो आपके वो बीजेपी के पास में आई है। अब अगर इनको कह दिया जाए, और ममता बनर्जी जहां से खड़ी हुई थी उस जगह का नाम है नंदीग्राम, और इस नंदीग्राम से ममता बनर्जी जो है आपके इलेक्शन हार चुकी हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने आपके सीएम पद की शपथ ले ली है। अब मान लो विधान परिषद का गठन हो जाए
तो 1/3 सदस्य तो कौन, विधानसभा के लोग ही चुनेंगे, और विधानसभा में इनकी पार्टी मेजोरिटी में है, तो सीधी सी बात है वो लोग तो ममता बनर्जी को चुन के विधानसभा की, आपके विधान परिषद की सदस्य बना सकती है। लेकिन हारने के बाद में इन्होंने सीएम की शपथ ली है, और ये कैसे इसके ऊपर बनी रहेंगी, तो इसी संविधान का आपके अनुच्छेद आता है 164(4). यह अनुच्छेद ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है, ऐसा कैंडिडेट है जो आपके इलेक्शन हार गया है लेकिन उसने सीएम पद की शपथ ली है, तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर उस व्यक्ति को विधानमंडल में से कोई भी, विधानमंडल विधानसभा है तो उस विधानसभा का, या फिर विधानमंडल है उसके अंदर आपके विधान परिषद भी है, उन दोनों हाउस में से किसी एक हाउस का सदस्य बनना पड़ेगा। जिनमें से आपके जो उच्च सदन है वो आपके विधान परिषद आ जाता है, विधान परिषद उच्च सदन है, और विधानसभा जो आपके निम्न सदन है। तो ये विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा, इन दोनों में से किसी एक का सदस्य बनना जरूरी है 6 महीने के अंदर अंदर, तभी वो सीएम पद पर बरकरार रह सकती है। अगर नहीं बन पाती है तो इन्हें सीएम पद छोड़ना पड़ेगा, और फिर बाद में जो पार्टी मेजोरिटी में होगी वो अपने में से किसी एक को सीएम पद वहां पे बनाएगी। इसीलिए आपके ममता बनर्जी का एक फोरमोस्ट रीजन तो ये है कि इसको वापस इसीलिए बनाया जाए ताकि ये जो आपके इलेक्शन बाईपोल अभी दिख ही नहीं रहे हमें कि इलेक्शन क्या होंगे, वापस कोरोना की स्थितियां तो और ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन अगर इसका गठन हो जाए तो फिर आप सीधी सी बात देख सकते हो वो उसके अंदर एंट्री ले सकती है। तो इस प्रकार के कई सारे लीडर्स इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। महाराष्ट्र में भी सेम केस हुआ था, उद्धव ठाकरे जब बने थे तो उनको विधान परिषद का सदस्य बनाकर, और 2019 में फिर उनको सीएम बनाया गया था। वहां पे पहले विधान परिषद का उनको बनाया गया था, विधानसभा में तो जीते ही नहीं थे, विधान परिषद का आपके सदस्य बनाकर और फिर उसको उनको सीएम पद की शपथ दिलाई गई थी। तो इस तरीके का एक नकारात्मक चीज भी देखने को मिल जाती है कि ये एक लूप होल है जिसका इस्तेमाल करके वो विधानमंडल के सदस्य बनके और सीएम बन सकते हैं। तो ये भी चीजें हैं, वैसे लूप होल भी है, कई चीजों में बेनिफिशियल भी है। तो ये एक जो सदस्य बात थी मेन के, ये कैसे आपके इसके डिसएडवांटेजेस को यूज किया जा सकता है। तो ऐसे लीडर्स जो आपके जीते नहीं इलेक्शन लेकिन फिर भी विधानसभा के या विधानमंडल के सदस्य बनकर सीएम पद पर बने हुए रह सकते हैं। तो ये थी बात आपके पूरी की पूरी किसकी, विधान परिषद की। तो विधान परिषद क्या होती है, बंगाल के संदर्भ में क्यों बनाई जा रही है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर हमने बात कर ली है। अच्छे से चीज़ों को नोट भी करना, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप नोट भी करोगे, क्योंकि अंदर इलेक्शन वगैरह इनके सदस्य कैसे आते हैं, आने वाली कई परीक्षाओं में इन चीज़ों को पूछा जा सकता है। और इसके अलावा जागरूकता के लिए भी आप चीज़ें देख सकते हो क्यों ये सारी चीज़ें होती है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर वगैरह करें। तो विदा लेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।